चलिए समझते हैं भारत पर कब्जे और फिर आजादी की उस लंबी कहानी को। तो सवाल यह है कि एक ट्रेडिंग कंपनी पूरे देश पर राज कैसे करने लगी। इसकी शुरुआत हुई कंपनी के कुशासन से। इससे लंदन में सरकार को खतरा महसूस हुआ और 1773 में उन्होंने कंपनी पर पहला लगाम लगाया। पर इतना काफी नहीं था, इसलिए आया पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने पावर को 2 हिस्सों में बांट दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, कंपनी सिर्फ व्यापार करेगी और राजकाज ब्रिटिश सरकार देखेगी। इसके बाद तो एक्ट्स की झड़ी ही लग गई और कंपनी के पर धीरे धीरे कतरे जाने लगे। इसी बीच एक दिलचस्प बात हुई। पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए रखे गए। 1833 तक आते आते कंपनी बस नाम की रह गई थी। सारा कंट्रोल अब लंदन के हाथ में था। और फिर हुआ 1857 का महाविद्रोह, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव ही हिला दी। अब क्राउन ने कोई रिस्क नहीं लिया, कंपनी का राज खत्म और सीधे महारानी का शासन शुरू हुआ। यहां एक मजेदार सवाल है जो अक्सर एग्जाम में आता है। क्या ये दोनों बोर्ड एक साथ बने थे? नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से था। पिट्स एक्ट ने तो बस उस पर नजर रखने के लिए बोर्ड बनाया। क्राउन के आते ही एक नया दौर शुरू हुआ। अब धीरे धीरे भारतीयों को भी सरकार में जगह मिलने लगी। लेकिन 1909 में आई फूट डालो राज करो की नीति, जिसे पृथक निर्वाचक मंडल कहा गया। फिर 1919 में द्वैध शासन आया, जिसने प्रांतीय सिस्टम को और भी ज्यादा उलझा दिया। और फिर आया 1935 का एक्ट, जो एक तरह से आजाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट था। सोचिए, हमारे संविधान का कितना बड़ा हिस्सा सीधे इसी एक्ट से लिया गया है। और आखिरकार 1947 में ये लंबी खींचतान खत्म हुई। सत्ता वापस हिंदुस्तानियों के हाथ में आ गई। लॉर्ड माउंटबैटन का आखिरी वाइसराय और पहले गवर्नर जनरल बनना इसी बड़े बदलाव का प्रतीक था। तो एक कंपनी के मुनाफे से शुरू हुआ ये सफर एक राष्ट्र के संविधान पर आकर खत्म हुआ। ये सोचने वाली बात है ना।